साल 1947 भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। यह वह वर्ष था जब सदियों से चले आ रहे ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। सदियों तक अंग्रेजों के शासन के बाद आखिरकार भारत को आजादी मिल ही गई। यह एक ऐसा क्षण था जिसका इंतजार हर भारतीय ने लंबे समय से किया था। स्वतंत्रता के इस जश्न में हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर और हर गांव में उत्साह और उमंग की लहर दौड़ गई। लेकिन इस खुशी के मौके पर एक बहुत बड़े दुख ने डेरा डाल दिया, भारत का बंटवारा। यह विभाजन एक ऐसी त्रासदी थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना ने दो आजाद देशों भारत और पाकिस्तान को जन्म दिया। एक ओर जहां भारत अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का निर्माण हो रहा था। यह एक ऐसा समय था जब दोनों देशों के लोगों के दिलों में मिश्रित भावनाएं थीं। इसके साथ ही इतिहास के सबसे बड़े मानव प्रवासों में से एक शुरू हुआ जिसमें बहुत हिंसा और तकलीफें झेलनी पड़ी। लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर नए स्थानों की ओर पलायन करने लगे। ये एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित था। भारत का बंटवारा सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, यह दिलों और दिमागों का बंटवारा था। यह एक ऐसा विभाजन था जिसने लोगों के मन में गहरे घाव छोड़े। इसने लाखों लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने प्रियजनों से बिछड़ रहा था। परिवार बिखर गए, घर उजड़ गए और जो समुदाय पीढ़ियों से साथ रह रहे थे वे एक दूसरे के खिलाफ हो गए। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। बंटवारे के जख्म आज भी गहरे हैं, जो आज भी भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को प्रभावित करते हैं। यह एक ऐसा घाव है जो समय के साथ भी नहीं भर पाया है। यह निबंध भारत के बंटवारे की ओर ले जाने वाली प्रमुख घटनाओं का पता लगाता है। यह उन घटनाओं की गहराई में जाकर समझने की कोशिश करता है जिन्होंने इस विभाजन को अनिवार्य बना दिया। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव और दीर्घकालिक परिणामों में तल्लीन करता है। यह समझने की कोशिश करता है कि कैसे एक निर्णय ने लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रवास, हिंसा और लचीलापन की व्यक्तिगत कहानियों के माध्यम से हम इस ऐतिहासिक घटना की मानवीय कीमत को समझने का लक्ष्य रखते हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे लोगों ने इस त्रासदी का सामना किया और अपने जीवन को फिर से बसाने की कोशिश की। हम बचे लोगों की यादों को संरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जांच करेंगे कि बंटवारे से सीखे गए सबक कभी न भुलाए जाएं। ये प्रयास हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। भारत का बंटवारा विभाजन की मानवीय कीमत और सहिष्णुता, समझ और शांति के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे सहिष्णुता और समझ के माध्यम से हम शांति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह हमें अपने इतिहास के काले पक्ष का सामना करने और अतीत की गलतियों से सीखने के लिए मजबूर करता है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। उन घटनाओं को समझकर जिनके कारण यह त्रासदी हुई, हम एक ऐसे भविष्य के निर्माण की दिशा में काम कर सकते हैं जहां ऐसी भयावहताएं फिर कभी न दोहराई जाए। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने इतिहास से सीखकर एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। बंटवारे के बीज 1947 से बहुत पहले बो दिए गए थे। भारत की विविधता, जो उसकी ताकत मानी जाती थी, धीरे धीरे एक चुनौती बनती जा रही थी। विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ और सहयोग की कमी ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न धार्मिक समुदायों, खासकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव को अक्सर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों ने जानबूझकर इन मतभेदों को बढ़ावा दिया ताकि वे अपने शासन को मजबूत कर सकें और भारतीयों को एकजुट होने से रोक सकें। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ने मौजूदा मतभेदों को और बढ़ा दिया और भारतीय समाज के भीतर नई दरारें पैदा कर दी। इस नीति के कारण भारतीय समाज में अविश्वास और असंतोष की भावना बढ़ती गई, जिससे एकता की संभावनाएं कम होती गई। 20वीं सदी की शुरुआत तक भारत में राष्ट्रवाद का उदय मुस्लिम पहचान की बढ़ती भावना के साथ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने सभी समुदायों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम समुदाय के भीतर अलग पहचान और अधिकारों की मांग भी जोर पकड़ने लगी। 1906 में गठित मुस्लिम लीग ने भविष्य की किसी भी सरकार में मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। मुस्लिम लीग का मानना था कि एक स्वतंत्र भारत में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है।
जबकि कई मुस्लिम नेता शुरू में एक संयुक्त भारत की वकालत करते थे, लेकिन समय के साथ हिंदू बहुल स्वतंत्र राष्ट्र में हाशिए पर जाने का डर बढ़ता गया। इस डर ने मुस्लिम लीग की मांगों को और अधिक मजबूती दी और समुदायों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। इस बीच महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक धर्मनिरपेक्ष और एकजुट भारत की कल्पना की, जहां सभी समुदाय शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें। उनका मानना था कि भारत की विविधता ही उसकी ताकत है और एकता और अहिंसा के माध्यम से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जानी चाहिए। उनका मानना था कि भारत की विविधता ही उसकी ताकत है और एकता और अहिंसा के माध्यम से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जानी चाहिए। गांधी और नेहरू ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सभी समुदायों को साथ लेकर चलना ही भारत की सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। हालांकि जैसे जैसे आजादी की संभावना नजदीक आती गई, सांप्रदायिक विभाजन गहरा होता गया, जिससे शांतिपूर्ण परिवर्तन कठिन होता गया। विभाजन की आशंका और बढ़ते सांप्रदायिक तनाव ने भारत के भविष्य को अनिश्चित बना दिया। इस समय के दौरान कई लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और समाज में अस्थिरता का माहौल बन गया था। जैसे जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटेन अब अपने उपनिवेशों को बनाए रखने में सक्षम नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता की मांग अपने चरम पर पहुंच गई। देश भर में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन तेज हो गए और जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ब्रिटेन में मजदूर सरकार ने बदलते वैश्विक XU को पहचानते हुए भारत को स्वतंत्रता देने का फैसला किया। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जल्द ही भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे किया जाए, ये एक प्रमुख विवाद का विषय बना रहा। दोनों दलों के नेताओं के बीच तीखी बहसें और विचार विमर्श होते रहे। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राज्य की अपनी मांग तेज कर दी, जिसे उन्होंने पाकिस्तान नाम दिया। जिन्ना का मानना था कि मुसलमानों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एक अलग राज्य आवश्यक था। जिन्ना ने तर्क दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनकी जीवन शैली असंगत है। उन्होंने कहा कि एक संयुक्त भारत में मुसलमानों के अधिकारों का हनन होगा। जिन्ना ने तर्क दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनकी जीवन शैली असंगत है। उन्होंने कहा कि एक संयुक्त भारत में मुसलमानों के अधिकारों का हनन होगा। जिन्ना ने अपने भाषणों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य ही एकमात्र समाधान है और एक संयुक्त भारत अनिवार्य रूप से मुसलमानों के दमन का कारण बनेगा। जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेद इतने गहरे हैं कि उन्हें एक साथ रखना असंभव है। उनका मानना था कि केवल एक अलग राज्य ही उपमहाद्वीप में मुसलमानों की सुरक्षा और भलाई की गारंटी दे सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण मुसलमानों के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र भविष्य सुनिश्चित करेगा। एक संयुक्त और धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए प्रतिबद्ध कांग्रेस पार्टी ने विभाजन के विचार का कड़ा विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं ने तर्क दिया कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने इसे एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के उन सिद्धांतों के साथ विश्वासघात के रूप में देखा, जिनके लिए वे लंबे समय से लड़ रहे थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विभाजन से देश में और अधिक हिंसा और अस्थिरता पैदा होगी। महात्मा गांधी विशेष रूप से एक विभाजित भारत की संभावना से बहुत दुखी थे। गांधी जी का मानना था कि विभाजन मानवता के मूल्यों के खिलाफ है और इससे केवल दुख और पीड़ा ही बढ़ेगी। उनका मानना था कि यह मानवता के सार के खिलाफ जाता है। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा और शांति की वकालत की और विभाजन को एक बड़ी त्रासदी के रूप में देखा। उन्होंने एकता की अपील की और तर्क दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों को बातचीत और समझ के माध्यम से दूर किया जा सकता है। गांधी जी ने कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है और सभी समुदायों को मिलकर एक साथ रहना चाहिए। गांधी जी के प्रयासों के बावजूद 1946 में भारत के विभिन्न हिस्सों में भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने बातचीत से समझौते को और भी दूर कर दिया। विशेष रूप से ग्रेट कलकत्ता हत्याओं ने पूरे देश में सदमे की लहरें भेज दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए और हिंदू मुस्लिम विभाजन गहरा हो गया। बढ़ती हिंसा ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक संयुक्त भारत का होना असंभव होता जा रहा है।
इस आरोपित माहौल में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता के हस्तांतरण की देखरेख का काम हंड्रेडम पा गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार्य समाधान खोजने के कठिन काम का सामना करते हुए माउंटबेटन ने निष्कर्ष निकाला कि पूर्ण पैमाने पर गृहयुद्ध को रोकने के लिए विभाजन ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प था। भारत को विभाजित करने के निर्णय को मिश्रित प्रतिक्रियाओं के साथ मिला। जहां मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण का जश्न मनाया, वहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर कई लोग अपनी मातृभूमि के विभाजन से तबाह हो गए। अराजकता के बीच शांति और सद्भाव के लिए काम करने का विकल्प चुनते हुए हिंसा और विभाजन से हताश महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता का जश्न मनाने से इनकार कर दिया।